आज का प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। बताना है क्या कहलाता है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित प्रतिरूप। तो ऑप्शन ए में ग्रह, ऑप्शन बी में तारे, ऑप्शन सी में खगोलीय पिंड, ऑप्शन डी में तारामंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, तारामंडल। ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारों के विभिन्न समूहों का गठित निर्मित प्रतिरूप तारामंडल कहलाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है। बताना है तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति द्वारा पहचाना जाता है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए में है तारामंडल, ऑप्शन बी में धूमकेतु, ऑप्शन सी में उल्कापिंड, ऑप्शन डी में है उल्काभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, तारामंडल। तारामंडल लीजिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। यह अपनी अलग आकृति से पहचाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मिल्की वे क्या है। बताना है मिल्की वे क्या है। तो ऑप्शन ए में है नक्षत्र, ऑप्शन बी में ग्रहों की व्यवस्था, ऑप्शन सी में आकाशगंगा, ऑप्शन डी में चमकता सितारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकाशगंगा। मिल्की वे क्या है। तो मिल्की वे आकाशगंगा है। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। बताना तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए में अंतरिक्ष कानून के लिए इंटरनेशनल संस्थान, ऑप्शन बी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ऑप्शन सी में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समन्वय समूह, ऑप्शन डी में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तारामंडल के नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है। बताना है कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है। तो ऑप्शन ए में 88, ऑप्शन बी में 99, ऑप्शन सी में 90, ऑप्शन डी में 87। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है। देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो RRB NTPC 11/4/2016 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। सभी PYQ प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से देखते जाइए। और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं। बताना है तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं। तो ऑप्शन ए में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन और कार्बन से, ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन और हीलियम से, ऑप्शन डी में ऑक्सीजन और हीलियम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और हीलियम। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 22 नंबर, ब्लैंक स्पेस आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। बताना कौन नहीं है बुनियादी प्रकार में से। ऑप्शन ए में है रेगुलर्स, ऑप्शन बी में है स्पाइरल्स, ऑप्शन सी में है एल्टिकल्स, ऑप्शन डी में इरेगुलर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ग्रेट बियर नाम है एक, किसका ग्रेट बियर नाम है। ऑप्शन ए में है गैलेक्सी तारामंडल, ऑप्शन बी में है उपग्रह मून, ऑप्शन सी में नक्षत्र, ऑप्शन डी में तारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट बियर एक तारामंडल नक्षत्र का नाम है। ऑप्शन नंबर गैलेक्सी तारामंडल का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हब्बल का नियम
ब्लैंक स्पेस से संबंधित है। बताना है हब्बल का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में है ऊष्मा, ऑप्शन बी में ध्वनि, ऑप्शन सी में खगोलिकी, ऑप्शन डी में हवा के दबाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, खगोलिकी। हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। बताना है इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में हीलियम, ऑप्शन सी में नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो हीलियम है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न मौका, रात में आकाश के सबसे चमकीले तारा कौन सा है। बताना है रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है कैनोपस, ऑप्शन बी में सिरियस ए, ऑप्शन बी में वेगा, ऑप्शन डी में स्पाइका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरियस ए। रात में आकाश के सबसे चमकीले तारा कौन सा है, तो सिरियस ए है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है। बताना है इनमें से चारों ऑप्शनों में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में तारा, ऑप्शन नंबर बी में ग्रह, ऑप्शन नंबर सी में है अंश का अवशेष, ऑप्शन नंबर डी में है ग्रहिका एस्टेरॉइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंश का अवशेष इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। बताना है इनमें चारों ऑप्शनों में कौन सबसे ज़्यादा भिन्न है। तो ऑप्शन ए में लुब्धक, ऑप्शन नंबर सी में मंगल, ऑप्शन सी में नेपच्यून, ऑप्शन डी में है शनि ग्रह। तो इस चारों में से 3 ग्रह हैं और एक लुब्धक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुब्धक, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है। बताना है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच के धूल और बादल को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में आकाशगंगा, ऑप्शन बी में सुपरनोवा, ऑप्शन सी में नेबुला, ऑप्शन सी में ब्लैक होल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेबुला इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, एंडोमेंडा क्या है। बताना है एंडोमेंडा क्या है। तो ऑप्शन ए में मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा, ऑप्शन बी में ग्रह, ऑप्शन सी में ब्लैक होल का नाम, ऑप्शन डी में धूमकेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, मिल्की वे के पड़ोसी आकाशगंगा। एंडोमेंडा क्या है, तो मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे से सबसे करीब है। बताना है मिल्की वे से सबसे करीब कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का एंडोमेंडा गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी। बताना है कितनी थी चंद्रमाओं की संख्या। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 4। जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलिलियन के चंद्रमाओं की संख्या 4 थी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए में है बेलनाकार, ऑप्शन बी में घुमावदार, ऑप्शन सी में गोलाकार, ऑप्शन डी में है अंडाकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, मिल्की वे या आकाशगंगा
असंख्यक तारों का समूह है। हमारा सौरमंडल दुर्गंध मेघला में स्थित है। वैज्ञानिकों के सर्पिलाकार आकृति से दर्शाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सर्पिलाकार से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी गोलाकार इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, उत्तरी आकाशीय हेमीस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में उर्जा मेजर, ऑप्शन उर्सा मेजर, ऑप्शन बी में उर्सा माइनर, ऑप्शन सी में पेगासस, ऑप्शन डी में साइगनस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए उर्सा मेजर। उर्सा मेजर इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? बताना है कौन इनमें से चारों में से कौन एक खगोलीय पिंड नहीं है। तो ऑप्शन ए में सूर्य, ऑप्शन बी में तारे, ऑप्शन सी में ग्रह, ऑप्शन डी में समुद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सूर्य। ऑप्शन सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा ग्रह जो आकाश के विद्यमान हैं खगोलीय पिंड के रूप में जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ समुद्र पृथ्वी पर उपस्थित जल का एक विशाल स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो समुद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देख सकते हैं आरआरबी जेई का पूछा हुआ प्रश्न है। आरआरबी एनटीपीसी के सभी एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं ये सभी क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से देखते जाइए और सभी को याद कर लीजिए। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? बताना है कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि में चमकता है। तो ऑप्शन ए में मंगल, ऑप्शन बी में चांद, ऑप्शन सी में बृहस्पति, ऑप्शन डी में तारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, शब्द कॉमेट प्राचीन ब्लैंक स्पेस शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है। ऑप्शन ए में है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी में यूनानी, ऑप्शन सी में लैटिन, ऑप्शन डी में जर्मन। तो क्या भराएगा ब्लैंक स्पेस में? तो हमारा भराएगा यूनानी। यूनानी शब्द से आया है जिसका अर्थ है लंबी पूंछ वाला तारा। आज के लिए इतना ही। अगर आगे के वीडियो देखना चाहते हैं, इसी तरह के प्रश्न पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आगे के वीडियो नहीं देखेंगे तो आगे का वीडियो भी देख लें। हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अब तक आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के सभी एग्जाम में आने वाले पीवाईक्यू प्रश्न पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।